अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 404 का लेसन नंबर 7, दैट इज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स थर्ड। इसके अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक 26 to 29 दैट कंसिस्ट ऑफ कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। एंड नाउ वी स्टडी टॉपिक नंबर 26 दैट इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे हम। सबसे पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या बताए हुए हैं कॉग्निशन के। उन्होंने कहा कि कोग्निशन के अंदर हम थॉट और मेंटल प्रोसेस को रेफर करते हैं, स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो बिहेवियर है हमारा वो किस तरह डिपेंड करता है कि कोई भी इंसान जो है वो किस तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर यूज करता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। आगे इसके टू मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल बताए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास बेक्स कोग्निटिव थेरेपी है। बेक्स कोग्निटिव थेरेपी में उन्होंने बात की है कि ऊपर चला गया। द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू हेल्प क्लाइंट रिकॉग्नाइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द थिंकिंग। इसके अंदर जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट की हेल्प करता है कि वो अपने माइंड में अपनी जो उसके अंदर थिंकिंग्स है, उसकी जो थॉट्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उन्हें रिस्ट्रक्चर कर सके। और थेरेपिस्ट जो होता है वो एक क्लाइंट को गाइड करता है। ये उसके लिए चैलेंज होता है कि वो उसकी डिसफंक्शनल थॉट्स को खत्म करके उसके अंदर जो है वो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग जो है वो अप्लाई कर सके। एल्बर्ट एलिस रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी बिलीव्स होते हैं ना, इरेशनल बिलीव्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर पाए गए होते हैं, उनकी वजह से हमारी थॉट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हमारे माइंड के अंदर जो भी हमारे कॉग्निटिव थॉट्स चल रही होती हैं वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो थेरेपिस्ट जो होता है उसका काम होता है कि वो जो भी क्लाइंट है उसकी रेशनल बिलीव्स को कम करके उसके अंदर रेशनल कंस्ट्रक्ट जो बिलीव्स हैं उनको डिवेलप करे। तो टॉपिक 27 है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कि पीपल जो हैं वो आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज। दैट इज, सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइज क्या होता है इसका हमारे लिए समझना जरूरी है। कि सेल्फ एक्चुअलाइज क्या होता है, कि मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइज। और इसको मतलब कि आगे हम बढ़ेंगे इसकी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में। और इसके रिलेटेड जो थ्योरी दी गई वो रोगर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी। रोगर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे अंदर मतलब कि खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। अच्छे काम भी हर कोई करता है, बुरे काम भी करता है, लेकिन मतलब कि स्ट्रेंथ हर किसी के अंदर होती है, वीकनेस भी होती है। पॉइंट ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे ये जो टीचर्स हैं, वो हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को दोनों को एक्सेप्ट करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ स्केल सेट कर दिए जाते हैं टीचर्स की तरफ से, ये बच्चा गलत काम करता है, ये सबक नहीं याद करके आता तो ये अच्छा बच्चा नहीं है। ठीक है, ये सबक याद करके आता तो ये अच्छा बच्चा है। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल जो रिवार्ड है वो मिलना चाहिए पेरेंट्स और टीचर की तरफ से। और जब आपको अनकंडीशनल रिवार्ड मिलता है तो आप फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो भी हाई होती है। ठीक है, आपको अपनी जो सेल्फ स्टीम है वो भी अच्छा फील होने लगती है, वो आपको लो नहीं फील होती। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप अगर किसी पे कोई कंडीशन लागू कर दें कि आप इंसान को ये लगना शुरू हो जाए कि मैं ये काम करूंगा तो मैं अच्छा हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं बुरा हूँ, तो वो कंडीशनल में आ जाएगा, वो अनकंडीशनल रिवार्ड में नहीं आएगा। तो उससे सेल्फ स्टीम जो है वो इंसान की लो हो जाएगी। आगे बात हो रही है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में उन्होंने हमारे पास जो इसकी 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताई हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में क्या होता है कि ये देखना है कि जो भी एक क्लाइंट है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा थेरेपिस्ट का साथ और थेरेपिस्ट का कैसा होगा क्लाइंट के साथ। उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। आप मतलब फुल वार्म एक्सेप्टेंस फॉर द क्लाइंट। जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की को हर कंडीशन में एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन लागू ना करे। एक्यूरेट एम्पैथी, उसके स्किलफुल लिसनिंग एंड रिस्टेटिंग होनी चाहिए। एंड द जेन्युइननेस, सिंसियर कम्युनिकेशन हो, थेरेपिस्ट की क्लाइंट के साथ एक सिंसियर कम्युनिकेशन हो। टॉपिक 28 में सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव्स की बात हो रही है। इसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी हमारी सोसाइटी होती है उनके भी अपने एक स्केल सेट किए गए होते हैं, रूल सेट किए गए होते हैं, नॉर्म सेट किए गए होते हैं, और फैमिली के भी किए गए होते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि सोसाइटी के इंडिविजुअली क्या नॉर्म्स हैं, क्या कैसा कल्चर है, और जो पर्सन है वो उसकी जो फैमिली है वो कैसा बैकग्राउंड रखती है, उसे भी आगे से फोर्स किया जाता है कि वो भी उसे ये अडॉप्ट करे। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ के भी आए आए थे कि अगर फिर कोई अपनी फैमिली के या अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता तो उसको एबनॉर्मेलिटी में तस्वुर कर लिया जाता है कि ये शख्स नॉर्मल नहीं है।
फैमिली सोशल ट्रीटमेंट्स में वो देखते हैं कि क्या होते हैं। द फैमिली सोशल परस्पेक्टिव हैज हेल्प द ग्रोथ ऑफ सेवरल ट्रीटमेंट अप्रोचेस। उन्होंने कहा कि जो फैमिली सोशल परस्पेक्टिव्स हैं ये मदद करते हैं जो भी सेवरल ट्रीटमेंट अप्रोचेस होती हैं उसमें, जैसा कि ग्रुप, फैमिली एंड कपल थेरेपी एंड कम्युनिटी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके इनमें इसके इन्हें हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि किसी एक बंदे का इलाज नहीं हो रहा होता, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता, मतलब ग्रुप में काफी ज्यादा लोगों का इकट्ठे लिया जा रहा था, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सेम प्रॉब्लम के होते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें ये होता है कि जो एक इंसान इंडिविजुअल होता है वो तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि मैं इस प्रॉब्लम का शिकार हूं। उसे पता होता है कि मेरे साथ जो बाकी लोग हैं वो तमाम इस सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरे हैं। फैमिली थेरेपी में क्या होता है कि अगर कोई एक बंदा जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी फैमिली को भी थेरेपिस्ट उसमें इंक्लूड करता है, उसके बिहेवियर को जानने के लिए और उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर होल फैमिली जो है वो मिलकर उसके उस बिहेवियर को नॉर्मल करने में मदद करती है। कपल थेरेपी में क्या होता है, कपल थेरेपी में दो लोग आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, ऊपर चला गया, हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं। इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट काम करता है इन दोनों इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है उनका, और वो दोनों को अपनी जो भी उसकी रिसर्च होती है उसमें शामिल करके उसका उनका ट्रीटमेंट करता है। अगर वो हस्बैंड मतलब के ट्रीटमेंट के लिए आया है या आपकी उसकी वाइफ आपकी क्लाइंट है, तो आप उन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को उस रिसर्च में शामिल करते हैं, उस ट्रीटमेंट में शामिल करते हैं। कम्युनिटी ट्रीटमेंट क्या होता है, कम्युनिटी ट्रीटमेंट में ये होता है कि आप किसी भी क्लाइंट का या पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं बजाय का कि आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दें या किसी मखसूस जगह पे, आप उसकी कम्युनिटी में ही रह के करते हैं, आप उसकी सोसाइटी में ही रह के करते हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी में जब आप रह के करते हैं तो जो वहाँ के बाकी लोग होते हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगाह होते हैं। आगे बात हो रही है टॉपिक 29 की, दैट इज अदर परस्पेक्टिव्स इन विच वी स्टडी बायो साइको सोशल मॉडल। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बायो साइको सोशल मॉडल है ये किसी एक चीज को, मतलब कि हम इसमें स्टडी नहीं करते, किसी एक बिहेवियर को ये मेंशन नहीं करता, बल्कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इंट्रैक्शंस हम स्टडी करेंगे, जैसा कि जेनेटिक, बायोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस। डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी बताई हुई है। डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी, इसमें उन्होंने कहा है कि दिस थ्योरी पॉजिट्स दैट मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स, जो भी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं जेनेटिकल और बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन से। ठीक है, जो कि एक इलनेस होती है जिसे डायथीसिस कहा जाता है, जो कंबाइन मतलब कंबाइंड विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस, जो कि किस तरह बनती है, डिफरेंट किस्म की जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस मिल जाती हैं तो तब डायथीसिस होता है। और दैट प्ले अ प्रिस्पाइटिंग नहीं प्रिसिपिटेटिंग और फैसिलिटेटिंग रोल, मतलब बहुत अहम किरदार होता है, मतलब बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करती है डायथीसिस में। उसके बाद आगे उन्होंने बात की है एक्लेक्टिक की। एक्लेक्टिक में भी यही बात हो रही है कि जो भी एक थेरेपिस्ट होता है जो उसकी जो भी हर एक मॉडल एंड यूजिंग देम इन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब जो थेरेपिस्ट है वो उसे ये नहीं, उसने खुद अपनी मर्जी से नहीं ऐसा करना कि ये मेरे पास इस थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ, थेरेपी पे मैं काम कर रहा हूँ, जितने भी पेशेंट आएंगे उनके ऊपर इससे ही लागू किया जाएगा, नहीं। आप जो भी आपके पास पेशेंट आएगा उसका पहले आप देखेंगे कि उसे किस किस्म का डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर के मुताबिक आप उसको थेरेपी देंगे, उसके मुताबिक आप मॉडल यूज करेंगे जो उसके सूट कर रहा होगा। आगे समिंग आप में उन्होंने बताया हुआ कि क्या चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। वो डिस्कस बायोलॉजिकल मॉडल, साइकोडायनामिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, ह्यूमनिस्टिक मॉडल, सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव्स एंड बायो साइको सोशल मॉडल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7। कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, फिर भी आपको समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट भी वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।